नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करते हैं। जी। हमारे सामने है यूनिट 9 के स्रोत और इसका शीर्षक है चैत्य, विहार और जनजातीय समूहों के साथ उनकी अंतःक्रिया। ये सोर्स मटेरियल हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत में ले जाता है। एक ऐसा समय जब गंगा घाटी में आप देखिए बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास में वाकई एक क्रांतिकारी मोड़ था। इसने समाज, धर्म, राजनीति सबकी दिशा बदल दी। बिल्कुल सही कहा। ये वो दौर था जब जो स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उसके जो कर्मकांड थे, जो जातिगत जटिलताएं थी, उन पर सवाल उठने लगे थे। हाँ, एक मंथन चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। एक मंथन का दौर था और इसी मंथन के बीच से बौद्ध और जैन धर्म जैसी आप कह सकते नई विचारधाराएं सामने आई। ये दोनों ही परंपराएं हालांकि अलग अलग थी, पर कई मायनों में समान थी। दोनों ब्राह्मण विरोधी थीं, वेद विरोधी थीं, कर्मकांड विरोधी थीं और जाति व्यवस्था की भी आलोचक थीं। हाँ, बिल्कुल। जाति व्यवस्था की मुखर आलोचक। दोनों ने कोरे रीति रिवाजों के बजाय नैतिक आचरण पर और तपस्वी जीवन पर जोर दिया। और ये भी काफी दिलचस्प है कि दोनों के संस्थापक गौतम बुद्ध और महावीर वो समाज के स्थापित ढांचे से ही आए थे। दोनों क्षत्रिय थे। हाँ, क्षत्रिय थे और उस समय के जो शक्तिशाली गणसंघ कुल थे उनसे जुड़े हुए थे। सही। और शुरुआत में इनका प्रभाव मुख्य रूप से गंगा घाटी यानी आज का जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है वहीं तक सीमित था। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती केंद्र वही थे। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें शुरुआती संरक्षण पेट्रोनेज वो मुख्य रूप से वैश्य समुदाय से मिला। व्यापारियों से। हाँ, व्यापारियों और सौदागरों से। और ये बात आप देखेंगे आगे बौद्ध धर्म के प्रसार में इसने बहुत अहम भूमिका निभाई। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। जरूर। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जो डॉक्ट्रिन है, उसको समझना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। क्या थे वो मूल सिद्धांत? देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं किसी किताबी ज्ञान या सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं थीं। वो उनके अपने अनुभव और गहन चिंतन का नतीजा थी। अच्छा। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है या किसी किताब में लिखा है। उसे खुद अनुभव करो, उसे परखो, देखो कि वो तुम्हारे लिए सच है या नहीं। ये बात तो उसे बहुत खास बनाती है। अनुभव पर आधारित धर्म। बिल्कुल, अनुभवजन्य। और उनकी शिक्षाओं का जो सार है वो हमें मिलता है 4 आर्य सत्यों में, 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 आर्य सत्य। हाँ, ये तो बहुत सुना है। पहला सत्य क्या है? पहला सत्य, संसार दुखमय है, लाइफ इज सफरिंग। अभी सुनने में शायद थोड़ा निराशावादी लगे, पर बुद्ध का कहना था कि ये जीवन की एक यथार्थवादी तस्वीर है। किस तरह का दुख? हर तरह का। जन्म दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, जो हमें पसंद नहीं उसके साथ रहना दुख है, जो पसंद है उससे बिछुड़ना दुख है, इच्छा पूरी न होना भी दुख है। संक्षिप्त में कहें तो जीवन के अनुभव मूलतः दुख से जुड़े हैं। ये तो काफी गहरा अवलोकन है। तो फिर दूसरा सत्य? बिल्कुल, दूसरा सत्य है दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। सफरिंग अराइजेस फ्रॉम डिजायर और क्रेविंग। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व से भी चिपके रहते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो पाने की चाह है या न खोने की चाह है, यही दुख पैदा करती है। क्योंकि सब कुछ अनित्य है, बदलता रहता है। हाँ, जब वो चीजें बदलती हैं या नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। ये बात तो सही है एकदम। और फिर तीसरा सत्य एक उम्मीद जगाता है। इच्छा या तृष्णा का त्याग करने से दुख का निवारण संभव है। Suffering can cease by eliminating desire. अच्छा, अगर दुख का कारण इच्छा है तो उस कारण को हटाकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। बिल्कुल। इसी अवस्था को निर्वाण कहा गया है। इच्छाओं का, तृष्णा का पूरी तरह से मिट जाना। निर्वाण, ठीक है। और चौथा सत्य वो रास्ता बताता है। हाँ, चौथा सत्य रास्ता दिखाता है। दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। The path to the cessation of suffering is the eightfold path. अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला रास्ता। हाँ, और ये कोई रहस्यमयी या कठिन रास्ता नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें 8 अंग है। कौन कौन से? पहला, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में है। 4 आर्य सत्यों को समझना। दूसरा, सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा रखना, मन में द्वेष, हिंसा या वासना के विचार ना आने देना। ठीक है।
सोच और इरादा सही हो। हाँ, फिर तीसरा सम्यक वाक यानी सही बोलना, झूठ से, चुगली से, कड़वी बातों से, व्यर्थ की बकवास से बचना। चौथा सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म करना, हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से दूर रहना। बोलना सही, करना सही। ठीक। पांचवा सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, यानी अपनी जीविका ईमानदारी से, नैतिक तरीकों से कमाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं। छठा सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, यानी निरंतर प्रयास करना, बुरे विचारों को मन में आने से रोकना और अच्छे विचारों को विकसित करना। प्रयास भी सही दिशा में हो। बिल्कुल। सातवां सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, यानी अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना किसी राग द्वेष के। और आठवां सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, यानी चित्त की एकाग्रता, ध्यान का अभ्यास जिससे मन शांत और केंद्रित हो सके। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये तो वाकई जीवन के हर पहलू को समेट लेता है। एकदम सही। ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये एक एकीकृत मार्ग है। ये सिद्धांत किसी खास वर्ग या जाति के लिए नहीं थे। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म शुरू से ही एक संगठित मतलब एक कांग्रेगेशनल धर्म था। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए संघ की स्थापना हुई। ये एक तरह से मठवासी व्यवस्था, मोनास्टिक ऑर्डर्स का आधार बनी। संघ। हाँ, संघ। और सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि इसमें सभी वर्गों और जातियों के लोगों का प्रवेश खुला था, कोई भेदभाव नहीं। क्या महिलाओं का प्रवेश भी शुरू से था? इसको लेकर थोड़ी हिचकिचाहट थी शुरू में। बुद्ध शायद चिंतित थे कि इससे संघ के अनुशासन पर असर पड़ेगा, लेकिन बाद में उनकी उपमाता महाप्रजापति गौतमी और अन्य शाक्य महिलाओं के आग्रह पर उन्होंने भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की अनुमति दे दी। अच्छा, तो महिलाओं के लिए अलग संघ बना? जी हाँ, भिक्षुणी संघ। तो ये भिक्षु और भिक्षुणियां सिर्फ मठों में ही नहीं रहते थे, उनका जीवन काफी गतिशील था। वे घूम घूम कर धर्म का उपदेश देते थे, लोगों से मिलते थे। और जीवन यापन कैसे करते थे? भिक्षा मांगकर। वे सुबह लोगों के घरों से भिक्षा में भोजन प्राप्त करते थे। इसी वजह से बौद्ध धर्म का स्वरूप शुरू से ही मिशनरी रहा, वो लोगों तक पहुंच रहे थे। तो शुरुआती केंद्र कौन से थे? कहाँ ज्यादा प्रभाव था? शुरुआती दौर में गंगा घाटी के प्रमुख शहर और स्थान जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ, कुशीनगर जहां महापरिनिर्वाण हुआ, पावा, वैशाली, राजगृह, ये सब महत्वपूर्ण केंद्र बने। ये नाम याद रखने चाहिए, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली। ये अक्सर पूछे जाते हैं। श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, ठीक है। लेकिन एक सीमा भी थी इसमें। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दौर में भिक्षुओं को पच्चंतिमा जनपद यानी जो सीमावर्ती या बाहरी इलाके थे उनमें जाने से मना किया गया था। अच्छा, क्यों? उन इलाकों को मिलख यानी बर्बर या असभ्य लोगों का निवास माना जाता था। शायद उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली बहुत अलग थी। संभवतः ये विंध्य पर्वत के जंगली इलाके थे जहां आदिवासी समुदाय रहते थे। तो क्या ये माना जाता था कि उनकी जीवन शैली बौद्ध सिद्धांतों से मेल नहीं खाती? हो सकता है, जैसे अहिंसा का सिद्धांत या संपत्ति के प्रति अनासक्ति का सिद्धांत। ये शायद उन समाजों की जीवन शैली से सीधे मेल नहीं खाते हों जो शिकार या वनोपज पर निर्भर थे। ये एक तरह से राज्य या मुख्यधारा समाज और हाशिए के समुदायों के बीच जो तनाव होता है उसकी एक शुरुआती झलक हो सकती है। ये दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद धर्म का क्या हुआ? मतलब वो संगठित कैसे रहा? उसका प्रसार कैसे हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद जरूरत महसूस हुई कि उनकी शिक्षाओं को और संघ के नियमों को व्यवस्थित किया जाए, ताकि उनमें घारमेल ना हो। हाँ, ताकि उनमें कोई मिलावट ना हो और वो भविष्य के लिए सुरक्षित रहें। इसी उद्देश्य से पहली बौद्ध संगीति मतलब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। कहाँ और किसके द्वारा? ये हुई राजगृह के पास, और इसका आयोजन मगध के उस समय के शक्तिशाली राजा अजात शत्रु ने करवाया था। राजा का नाम याद रखिए, अजात शत्रु। अजात शत्रु, ठीक। और अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता महाकश्यप नाम के एक वरिष्ठ भिक्षु ने की थी। महाकश्यप। यहीं पर माना जाता है कि बुद्ध के उपदेशों, सूत्र पिटक और संघ के नियमों, विनय पिटक का संकलन किया गया।
सुत पिटक और विनय पिटक। हाँ पहली संगीति राजग्रह, अजातशत्रु, महाकश्यप। ठीक है जी। फिर लगभग 100 साल बाद दूसरी संगीति हुई। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगीति। हाँ। वो क्यों हुई, उसमें क्या हुआ? वो हुई वैशाली में। वैशाली में? हाँ, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में। इसका कारण था विनय पिटक यानी संघ के नियमों की व्याख्या और उनके पालन को लेके कुछ मतभेद, खासकर वैशाली के भिक्षुओं और बाकी जगहों के जो ज्यादा रूढ़िवादी थे उनके बीच। मतभेद किस तरह के थे? शायद अनुशासन, रहन सहन और कुछ नियमों में ढील देने को लेकर, जैसे क्या दोपहर के बाद भोजन किया जा सकता है या सोना चांदी स्वीकार किया जा सकता है, इस तरह के मुद्दे थे। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि यहीं पर बौद्ध संघ में पहला बड़ा विभाजन, पहला स्किज्म हुआ। माना जाता है कि संघ 2 मुख्य गुटों में बंट गया। स्थिरवादी जो पुराने नियमों पर टिके रहना चाहते थे और महासांघिक जो कुछ बदलावों के पक्ष में थे। और फिर इनसे आगे चलकर लगभग 18 अलग अलग उपसंप्रदाय या सबसेक्ट्स उभर आए। 18 काफी संख्या है। हाँ, ये संख्या 18 याद रखिएगा। और इस दूसरी संगीति की एक और खास बात ये थी कि इसमें उज्जैन, पाथेय, अवंती जैसे दूर दराज के बौद्ध समुदायों को भी निमंत्रण भेजा गया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 साल में ही बौद्ध धर्म गंगा घाटी से काफी बाहर फैल चुका था। बिल्कुल, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि धर्म का भौगोलिक विस्तार हो रहा था। और फिर आता है भारतीय इतिहास का वो अहम दौर, है ना, सम्राट अशोक का काल। हाँ बिल्कुल, अशोक का योगदान वो तो शायद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है बौद्ध धर्म के प्रसार में। उन्हें सबसे महान अनुयायी कहा जाता है। हाँ, अशोक मौर्य शायद बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध अनुयायी थे और पहले इतने शक्तिशाली शाही संरक्षक, रॉयल पेट्रन थी। कहानी तो सब जानते हैं कि कलिंग युद्ध जो उनके शासन के 8वें वर्ष में हुआ था। हाँ, कलिंग युद्ध की विभीषिका। बिल्कुल, उस युद्ध में जो भयंकर हिंसा और रक्तपात हुआ, उससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अपनी व्यक्तिगत आस्था तक नहीं रखा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे अपनी शासन नीति का हिस्सा बनाया। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। अब ये धम्म क्या था, इस पर विद्वानों में थोड़ी बहस है। क्या ये पूरी तरह बौद्ध धम्म था? कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अशोक का अपना नैतिक और सामाजिक आचरण का कोड था, जो सभी धर्मों के सार तत्वों जैसे सहिष्णुता, अहिंसा, बड़ों का आदर, दासों और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार, इन पर आधारित था। लेकिन ये भी सच है कि ये सिद्धांत काफी हद तक बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित थे और पाली बौद्ध साहित्य से काफी समानताएं मिलती हैं। तो उन्होंने इस धम्म का प्रचार कैसे किया? उन्होंने इन धम्म के उपदेशों को पूरे साम्राज्य में दूर दूर तक स्तंभों पर और चट्टानों पर खुदवाया। ये शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्रह्मी या खरोष्ठी लिपि में लिखे गए ताकि आम लोग उन्हें पढ़ और समझ सकें। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और सिर्फ लिखवाया ही नहीं, इन सिद्धांतों को लागू करवाने और इनका प्रचार करने के लिए उन्होंने धम्म महामात्ताज नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की। धम्म महामात्रा, ये क्या करते थे? ये अधिकारी साम्राज्य भर में घूमते थे, धम्म का प्रचार करते थे, लोगों के नैतिक और भौतिक कल्याण का ध्यान रखते थे, दान पुण्य के कार्यों को देखते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि राजकीय नीति का पालन हो रहा है। ये पद याद रखिए, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र, ठीक है। अशोक ने और क्या किया? अशोक ने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि खुद भी बुद्ध के जीवन से जुड़े जो पवित्र स्थान थे उनकी यात्रा की, एक तरह से तीर्थ यात्रा। कहाँ गए वो? वो बोध गया गए जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो लुम्बिनी गए जहाँ उनका जन्म हुआ था, सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और इन महत्वपूर्ण स्थानों पर उन्होंने स्तंभ भी बनवाए जिन पर उनके लेख खुदे हैं। अच्छा, ये वही अशोक स्तंभ है? जी हाँ। इसके अलावा बौद्ध परंपरा कहती है कि उन्होंने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप बुद्ध या किसी पवित्र व्यक्ति के अवशेषों पर बने स्मारक। हाँ बिल्कुल, मूल रूप से ये अंत्योष्ठी स्मारक थे, पर बौद्ध धर्म में ये बुद्ध या प्रमुख भिक्षुओं के शारीरिक अवशेषों जैसे हड्डी, दांत, बाल या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं पर बनाए जाने लगे और पूजा के केंद्र बन गए।
अशोक ने हजारों स्तूप बनवाए ऐसा कहा जाता है। क्या वो आज मौजूद हैं? उनके बनवाए मूल स्तूप और विहार यानी भिक्षुओं के रहने के मठ वो शायद आज उस रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि सांची, भरहूत, सारनाथ जैसे जो प्रसिद्ध स्तूप हैं, उनकी शुरुआत, उनका जो कोर है वो मौर्य काल में संभवतः अशोक के समय में ही हुआ था। सांची, भरहूत, सारनाथ, ये नाम महत्वपूर्ण है। और अशोक के समय में एक और संगीति भी हुई थी, तीसरी। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अशोक के संरक्षण में उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, में तीसरी बौद्ध संगीति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई। पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता मोग्गलीपुत्र तिस नाम के एक प्रभावशाली भिक्षु ने की। याद रखें, अध्यक्ष मोग्गलीपुत्र तिस, स्थान पाटलिपुत्र। इसका उद्देश्य क्या था? पहली दो के उद्देश्य तो स्पष्ट थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो विभिन्न संप्रदाय उभर आए थे, हमने दूसरी संगीति के बाद 18 संप्रदायों की बात की थी, उनके कारण सिद्धांतों में जो भिन्नताएं आ रही थीं, जो भ्रम फैल रहा था, उसे दूर करना, एक तरह से बौद्ध धर्म की शुद्धता को फिर से स्थापित करना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ थेरवाद मत को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई और अन्य मतों को खंडित किया गया, और अभिधम्म पिटक का संकलन भी इसी समय हुआ माना जाता है। अच्छा, तो सिद्धांतों को व्यवस्थित करना और शायद एक मत को प्रमुखता देना। हाँ, और यहीं से, इसी तीसरी संगीति से बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार का रास्ता मजबूती से खुला। वो कैसे? इसी संगीति में ये निर्णय लिया गया कि बौद्ध धर्म का संदेश भारत से बाहर भी फैलाया जाना चाहिए, और फिर अशोक ने बाकायदा मिशनरी दल भेजे, धर्म प्रचारक भेजे। मिशनरी दल? हाँ। कहाँ भेजे गए ये दल? इसकी सूची काफी विस्तृत है और बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि मिशन भेजे गए उत्तर में यवन देश यानी उत्तर पश्चिम के ग्रीक राज्य, गांधार, कश्मीर, हिमालयी क्षेत्र में, पश्चिम में अपरांतक, कोंकण तट, महाराष्ट्र, दक्षिण में वनवासी, उत्तरी कर्नाटक, मैसूर, और सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, जिसे तब सीलोन या ताम्रपर्णी कहते थे, और सुवर्ण भूमि, जिसकी पहचान बर्मा, मलाया, सुमात्रा जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से की जाती है। श्रीलंका और सुवर्ण भूमि? हाँ, और श्रीलंका में तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ये नाम बहुत प्रसिद्ध है, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, हाँ, ये नाम तो सुने हैं। इनके प्रयासों से श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ और वहां से फिर वो और आगे दक्षिण पूर्व एशिया में फैला। तो आप देखिए, अशोक के इन संगठित प्रयासों ने बौद्ध धर्म को एक स्थानीय भारतीय पंथ से उठाकर विश्व धर्म बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वाकई अशोक का योगदान तो अभूतपूर्व था। चलिए अब यूनिट के अगले हिस्से पर आते हैं, चैत्य और विहार। स्रोत इन्हें संगठित धर्म की अभिव्यक्तियां कहते हैं। ये असल में थे क्या और कैसे दिखते थे? देखिए, जैसे जैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों की संख्या बढ़ी, तो उनके रहने के लिए, उनकी उपासना के लिए स्थायी संरचनाओं की जरूरत महसूस हुई। यहीं से चैत्य और विहार का विकास हुआ। तो चैत्य क्या थे? चैत्य मूल रूप से पूजा या प्रार्थना स्थल थे, उपासना गृह। इनकी जड़ें शायद बौद्ध धर्म से भी पहले की हैं। हो सकता है ये पुराने पवित्र स्थल हों या पेड़ों के नीचे बने चबूतरे या समाधियां हों, जो शायद गण संघों में भी पूजा का हिस्सा रहे हों। अच्छा। बौद्ध काल में चैत्य का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता था, वो अक्सर एक स्तूप होता था। वही स्तूप जिसमें अवशेष रखे जाते थे? हाँ भाई, स्तूप, जैसा हमने पहले बात की, मूल रूप से अंत्येष्टि स्मारक थे, पर बौद्ध धर्म में ये बुद्ध या प्रमुख भिक्षुओं के अवशेषों या उनसे जुड़ी वस्तुओं पर बनाए जाने लगे और पूजा और श्रद्धा के मुख्य केंद्र बन गए। तो चैत्य की बनावट कैसी होती थी, वास्तुकला? अगर हम पश्चिमी भारत की गुफाओं में बने चैत्यों को देखें, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, तो वो अक्सर एक लंबे हॉल जैसे होते थे। इनकी छत या तो अर्धवृत्ताकार होती थी, जिसे एप्सिडल कहते हैं, या कभी-कभी सपाट या चौकोर भी होती थी। हॉल के अंदर क्या होता था? हॉल के अंतिम छोर पर चट्टान को काटकर ही एक स्तूप बनाया जाता था। ये मुख्य पूजा का केंद्र होता था। स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए
परिक्रमा करने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ होता था। ये पथ अक्सर स्तंभों की कतारों से घिरा होता था, जो हॉल को गलियारों से अलग करते थे, और हॉल के सामने प्रवेश द्वार पर एक बरामदा भी हो सकता था। एक हॉल, अंत में स्तूप, चारों ओर घूमने की जगह, स्तंभ और बरामदा। समझ गया। और विहार क्या थे? विहार भिक्षुओं और भिक्षुणियों के रहने का स्थान था, जिसे हम आम भाषा में मठ या मोनेस्ट्री कह सकते हैं। उनकी बनावट कैसी होती थी? विहार की संरचना आमतौर पर एक केंद्रीय हॉल या खुले आंगन के चारों ओर बनी कई छोटी छोटी कोठरियां, सेल्स की होती थीं। ये कोठरियां भिक्षुओं के रहने के कमरे होते थे। सामने एक बरामदा हो भी सकता था या नहीं भी। तो चैत्य पूजा के लिए, विहार रहने के लिए? बिल्कुल। चैत्य, पूजा हॉल, विहार, आवासीय मठ। शुरुआत में ये चैत्य और विहार वास्तुकला की दृष्टि से काफी सरल थे। बहुत ज्यादा सजावट नहीं होती थी। अच्छा, मतलब सादे होते थे? हाँ, अपेक्षाकृत सादे। हाँ, जो स्तंभ होते थे वो थोड़े अलंकृत हो सकते थे। सामने का जो मुखौटा होता था वो थोड़ा विस्तृत हो सकता था, और कोठरियों के दरवाजों के ऊपर मेहराबों में कुछ मांगलिक चिन्ह जैसे स्वस्तिक, श्रीवत्स या कोई जातक पथा का दृश्य बना हो सकता था। लेकिन कुल मिलाकर शुरुआती दौर में सादगी पर जोर था। लेकिन इस तरह की वास्तुकला, खासकर चट्टानों को काटकर इतनी बड़ी गुफाएं बनाना, ये तो काफी महंगा और बहुत मेहनत का काम रहा होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा संसाधन लगते थे इसमें। तो इसका खर्च कहाँ से आता था? कौन बनवाता था ये सब? यहीं पर संरक्षण यानी पैट्रनेज का महत्व फिर से सामने आता है। ये जो भव्य संरचनाएं हम देखते हैं, चाहे वो चट्टानों को काटकर बनी गुफाएं हों या ईंटों और लकड़ी से बने स्तूप और विहार, ये सब दान से संभव हो पाए। दान कौन देता था? दान समाज के विभिन्न वर्गों से आता था। राजा, रानियां, राजकुमार, राज्याधिकारी तो देते ही थे, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था धनी व्यापारियों से, सौदागरों से, शिल्पकारों की श्रेणियों यानी गिल्ड्स से। यहाँ तक कि आम उपासक, किसान, कारीगर भी अपनी क्षमता अनुसार दान देते थे। हमें गुफाओं में खुदे हुए बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं जिनमें दान देने वालों के नाम और उनके पेशे लिखे हैं। तो ये दान सिर्फ धार्मिक पुण्य कमाने के लिए था या इसका कोई और मतलब भी था? देखिए, धार्मिक पुण्य तो एक प्रेरणा थी ही, लेकिन ये दान बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए सामाजिक प्रभाव और समाज में उसकी स्वीकृति का भी प्रतीक था। जो वर्ग, जैसे व्यापारी वर्ग, जिसे शायद ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उतना सम्मान नहीं मिलता था, उन्हें बौद्ध संघ को दान देकर सामाजिक प्रतिष्ठा और सोशल स्टेटस मिलती थी। तो ये संरक्षण और धर्म का प्रसार, ये एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। हाँ, ये बात समझ में आती है। तो चलिए अब इसी से जुड़ा अगला सवाल लेते हैं। बौद्ध धर्म आखिर इतना फैला कैसे? अशोक का योगदान तो हमने देखा, वो बहुत बड़ा था, लेकिन और कौन से कारक थे जिन्होंने इसके प्रसार में मदद की? हाँ, अशोक का योगदान निर्णायक था, लेकिन वो अकेले नहीं थे। कई सारे कारक एक साथ काम कर रहे थे। पहला तो, जैसा हमने पहले भी कहा, खुद भिक्षुओं और भिक्षुणियों के अथक प्रयास। वो जो घूम घूम कर प्रचार करते थे। हाँ, वो बहुत गतिशील थे, उद्यमी थे। वो दूर दूर तक यात्रा करते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी भाषा में उन्हें धर्म का संदेश समझाते थे। उनका ये मिशनरी जज्बा बहुत महत्वपूर्ण था। और दूसरा बड़ा कारक? दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक था व्यापार नेटवर्क का विस्तार। व्यापार का फैलना। जी। इसका बौद्ध धर्म से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत में दूसरी नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हाँ, गंगा घाटी में। हाँ, शुरुआत गंगा घाटी में हुई, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया देश के बाकी हिस्सों में भी फैली। नए शहर बसे, व्यापार की मात्रा बढ़ी, खासकर रोमन साम्राज्य और भूमध्य सागरीय दुनिया के साथ समुद्री व्यापार बहुत बढ़ा। अच्छा। तीसरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते लगभग पूरे देश में शहरीकरण फैल चुका था। बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो रहे थे, कृषि का विस्तार हो रहा था, अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, धातु के सिक्कों का इस्तेमाल, शिल्प में विशेषज्ञता, ये सब बढ़ रहा था। और इसी व्यापार के बढ़ने में दक्षिण पथ का जिक्र आता है। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। ये क्या था? दक्षिणापथ यानी दक्षिण का रास्ता। ये वो प्रमुख व्यापार मार्ग था जो उत्तर भारत को विंध्य पर्वत के पार दक्षिण के क्षेत्रों से जोड़ता था।
समझिए, ये एक तरह से गेटवे था दक्षिण के लिए। तो ये सिर्फ एक रास्ता था या पूरे इलाके का नाम था? शुरुआत में ये एक मार्ग का नाम था, लेकिन इस मार्ग के खुलने से दक्कन और सुदूर दक्षिण के इलाके उत्तर भारत के व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पूरी तरह से खुल गए। इस मार्ग का इतना महत्व था कि धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत के लिए ही दक्षिणापथ शब्द का प्रयोग होने लगा। अच्छा, पूरे दक्षिण भारत को ही दक्षिणापथ कहा जाने लगा। हाँ, हमें इन मार्गों की जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है, यूनानी रोमन लेखकों के विवरणों से मिलती है, जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी पुष्टि होती है, सड़कों के अवशेष, पड़ाव स्थल, सिक्कों का मिलना। इस व्यापार में क्या चीजें आती जाती थीं? दक्षिण भारत से मुख्य रूप से कच्चा माल जाता था, मसाले, खासकर काली मिर्च, मोती, रत्न, कीमती लकड़ियां, हाथी दांत, और बाहर से शराब, जैतून का तेल, रोमन सिक्के, बर्तन, कांच का सामान आता था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सभी क्षेत्र इस व्यापार में बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, और इसी व्यापार के कारण इन मार्गों पर और बंदरगाहों के आसपास नए नए शहर बसे और फले फूले। तो व्यापार बड़ा, शहर बड़े, और बड़े साम्राज्यों के उदय ने भी इसमें मदद की होगी। बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य का विस्तार हमने देखा। दक्षिण में कर्नाटक में चित्रदुर्ग तक और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल तक उनके शिलालेख मिलते हैं। इसका मतलब है कि उनका नियंत्रण या प्रभाव वहां तक था। मौर्यों के बाद दक्कन में सातवाहन राजवंश उभरा और फिर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश आया। ये शक्तिशाली राज्य थे जिन्होंने व्यापार को सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान किया। सातवाहन और इक्ष्वाकु, इन राजवंशों ने बौद्ध धर्म को भी काफी संरक्षण दिया, और आप देखेंगे कि इसी दौर में सातवाहन और इक्ष्वाकु काल में दक्कन और आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में बौद्ध मठ स्थल विकसित हुए। अमरावती, नागार्जुनकोंडा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो भिक्षुओं के प्रयास, व्यापार का विस्तार, साम्राज्यों का उदय। और एक बात आपने शुरू में कही थी कि व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को पसंद किया, ऐसा क्यों था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसके कई कारण थे। एक तो, जैसा हमने पहले भी इशारा किया, बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के उन नियमों का विरोध किया जो शुद्धता अशुद्धता पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। अच्छा, वो नियम व्यापार में बाधा डालते थे। हाँ, कुछ हद तक। जैसे समुद्र यात्रा को अपवित्र माना जाता था, कुछ खास समूहों के साथ खान पान या संपर्क पर रोक थी। ये सब चीजें व्यापारियों के लिए, जिन्हें दूर दूर जाना पड़ता था, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता था, थोड़ी मुश्किल पैदा करती थीं। बौद्ध धर्म इस मामले में ज्यादा उदार और व्यवहारिक था। पुरातात्विक साक्ष्य भी यही बताते हैं। जो दान के शिलालेख हमें मठों और गुफाओं में मिलते हैं, उनमें राजाओं और रानियों के अलावा सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यापारी श्रेणियां, जैसे गंधिक इत्र बनाने वाले वणिक सौदागर, हालिक किसान, सेठी बैंकर और शिल्पकार जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार हैं। अच्छा, ज्यादातर दान व्यापारियों और शिल्पकारों से आता था। हाँ, और अक्सर ये दानदाता दूर दराज के शहरों से होते थे, जो दिखाता है कि उनका नेटवर्क कितना फैला हुआ था। ये भी देखा गया है कि शुरुआती बौद्ध संघ में शामिल होने वाले अधिकांश भिक्षु और भिक्षुणियां भी बड़े शहरों और संपन्न शक्तिशाली परिवारों से आते थे। बौद्ध साहित्य में भी व्यापार को अक्सर अन्य व्यवसायों की तुलना में ज्यादा सम्मानजनक या वरीयता दी गई है। तो क्या बौद्ध धर्म ने इन व्यापारिक वर्गों को किसी तरह की, कोई सपोर्ट सिस्टम भी दिया? हाँ, ऐसा लगता है कि कई स्तरों पर दिया। पहला, वैचारिक स्तर पर बौद्ध धर्म ने धन कमाने और उसे व्यापार में फिर से लगाने को हतोत्साहित नहीं किया, बशर्ते वो नैतिक तरीकों से कमाया गया हो और उसका उपयोग परोपकार जैसे संघ को दान देने में भी किया जाए। कर्म का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता था। अच्छे कर्म जैसे दान से अच्छा फल मिलेगा। ठीक है। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर जैसा हमने कहा, मठों को या संघ को दान देने से व्यापारियों और अन्य समूहों को समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता था। वो राजाओं और अभिजात वर्ग के साथ जुड़ते थे। और आर्थिक स्तर पर क्या मठों का कोई आर्थिक कार्य भी था? सीधे तौर पर शायद नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हाँ। मठ सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वे ज्ञान और सूचना के केंद्र भी थे। वहां यात्री ठहरते थे, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था।
हो सकता है वहाँ व्यापार के लिए जरूरी कौशल जैसे लिखना पढ़ना या हिसाब किताब भी सिखाया जाता हो। मठों के पास जमीन और संपत्ति भी होती थी जिसका प्रबंधन करने की जरूरत होती थी। और संगठनात्मक स्तर पर? संगठनात्मक स्तर पर संघ ने एक मजबूत नेटवर्क प्रदान किया। मठों का आम समुदाय के साथ, जिसमें व्यापारी भी शामिल थे, घनिष्ठ संपर्क था। इससे व्यापारिक समूहों को एक पहचान मिली, एक एकजुटता का भाव मिला। वो एक बड़े सम्मानित समुदाय का हिस्सा महसूस करते थे। ये सारे पहलू मिलकर व्यापारियों को बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित कर रहे थे और शायद इसीलिए ज्यादातर बौद्ध स्थल व्यापार मार्गों पर मिलते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई संयोग नहीं है। आप देखेंगे कि ज्यादातर महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल या तो प्रमुख व्यापार मार्गों पर स्थित थे या फिर बड़े शहरी केंद्रों के पास। कुछ उदाहरण देंगे? हाँ जरूर। जैसे मध्य भारत में भरहुत का स्तूप, वो एक ऐसे क्षेत्र में था जो खनिज संसाधनों से समृद्ध था और जहां से मार्ग गुजरते थे। दक्कन की जो गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, पितलखोरा, भाजा, कार्ले, कन्हेरी, जुन्नार, ये सब उन प्रमुख मार्गों पर थीं जो पश्चिमी तट के बंदरगाहों को अंदरूनी इलाकों से जोड़ते थे। जुन्नार का जिक्र खास तौर पर है। हाँ, जुन्नार। ये नाणेघाट दर्रे के ठीक मुहाने पर स्थित था, जो दक्कन के पठार को कोंकण तट से जोड़ने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण दर्रा था। जुन्नार में हमें सबसे ज्यादा बौद्ध गुफाएं मिली हैं, लगभग 200 से ज्यादा। ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा केंद्र था। और कन्हेरी? कन्हेरी की गुफाएं उस समय के महत्वपूर्ण बंदरगाह कल्याण के पास थीं। कार्ले, कुंडाणे, ये भी महत्वपूर्ण मार्गों पर थे। दक्षिण में अमरावती और नागार्जुन कोंडा के विशाल स्तूप और मठ परिसर। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सातवाहन और फिर इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानियों के पास थे। कृष्णा नदी के उपजाऊ डेल्टा में स्थित थे और यहाँ से समुद्री और स्थलीय दोनों मार्ग निकलते थे। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र थे। तो इन स्थानों का जो रणनीतिक महत्व है उसे याद रखना जरूरी है। जुन्नार, कन्हेरी, कार्ले, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। जुन्नार, कन्हेरी, कार्ले, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। ठीक है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ये उस समय हो रहे बड़े सामाजिक आर्थिक बदलावों, व्यापार नेटवर्क्स के विस्तार और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रियाओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। इसमें संगठित संघ का, उत्साही भिक्षुओं का, व्यापारियों और शासकों के संरक्षण का और खुद बौद्ध धर्म की व्यावहारिक और उदार प्रकृति का, इन सब का मिला जुला योगदान था। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि जब ये व्यापार नेटवर्क्स कमजोर पड़े तो बौद्ध धर्म का भी भारत में पतन होने लगा। हाँ, ये एक विडंबना ही है। जिन कारकों ने उसके प्रसार में मदद की, खासकर व्यापारिक संरक्षण, उन्हीं पर अत्यधिक निर्भरता शायद बाद में उसके पतन का कारण भी बनी। जब व्यापार मार्ग बदले या व्यापार कम हुआ तो मठों को मिलने वाला दान कम हो गया और धीरे धीरे उनका प्रभाव घटने लगा। ये तो प्रसार के कारकों का बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प विश्लेषण था। अब यूनिट का जो अंतिम भाग है वो जनजातीय समस्या, ट्राइबल प्रॉब्लमैटिक पर आता है। यहाँ स्रोत का स्वर थोड़ा चिंतनशील, थोड़ा विश्लेषणात्मक हो जाता है। ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है यहाँ? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी और साथ ही बहुत जटिल सवाल है। स्रोत यहाँ रुककर पूछते हैं कि ठीक है, हमने बौद्ध धर्म के उदय, उसके सिद्धांतों, उसके संघ, उसके प्रसार, चैत्यों, विहारों, व्यापार, राज्य, इन सब की बात कर ली, लेकिन इस पूरे विकासक्रम में हम जनजातीय समूहों को कहाँ रखते हैं? उनका क्या स्थान था इस सब में? हाँ, चैत्यों और विहारों के संदर्भ में या बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध के बारे में हम क्या कह सकते हैं? और यहाँ पहली और सबसे बड़ी समस्या आती है खुद जनजाति, ट्राइब शब्द को लेकर। ये शब्द समस्याग्रस्त क्यों है? क्योंकि ये शब्द बहुत अस्थिर है। इसका कोई एक निश्चित सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। इसका इस्तेमाल अलग अलग समय में, अलग अलग संदर्भों में और अक्सर अलग अलग शक्ति संबंधों को दर्शाने के लिए किया गया है, जैसे राज्य बनाम समाज के संबंध में, या स्थानीय बनाम राष्ट्रीय, या राष्ट्रीय बनाम वैश्विक संदर्भ में। मतलब इसके कई अर्थ निकाले गए हैं। बिल्कुल। क्या जनजाति का मतलब स्वदेशी है या आदिवासी? क्या इसका मतलब आदिम है या अविकसित, शक्तिहीन, हाशिए पर, मार्जिनलाइज्ड? ये सारे अर्थ इससे जोड़े गए हैं और अक्सर नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ। स्रोत आदिवासी और अंग्रेजी के एबोरिजिनल के बीच भी फर्क बताते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है।
आदिवासी शब्द भारत में औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शब्द एबरिजिनल के अनुवाद के रूप में गढ़ा गया था। लेकिन ये दोनों पूरी तरह से पर्यायवाची नहीं है, ये अलग अलग श्रेणियां हैं। कैसे? देखिए, ट्राइब शब्द मुख्य रूप से एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन के स्वरूप को दर्शाता है, जबकि एबोरिजिनल का शाब्दिक अर्थ है शुरुआत से या उषाकाल से। इसमें ये भाव निहित है कि कोई समूह किसी विशेष क्षेत्र का मूल सबसे पहला ज्ञात निवासी है। मतलब वो हमेशा से वहीं रहते आए हैं। हाँ, और उनकी वहाँ एक निर्बाध आनुवंशिक और सांस्कृतिक निरंतरता है। अब ये जो धारणा है, ये शायद नई दुनिया जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कुछ मामलों में कुछ हद तक लागू हो सकती है, जहां यूरोपीय उपनिवेशवाद से पहले की आबादी को एबोरिजिनल कहा गया। लेकिन पुरानी दुनिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जहां हजारों सालों से लोगों का आना जाना मिश्रण होता रहा है, वहां किसी समूह को इस अर्थ में एबोरिजिनल कहना ऐतिहासिक रूप से बहुत मुश्किल और समस्याग्रस्त है। और इसका दुरुपयोग भी हुआ। हाँ बिल्कुल, 19th सेंचुरी में जब एबोरिजिनल और ट्राइबल को एक जैसा मान लिया गया, तो इसने नस्ल के सिद्धांतों को बहुत बल दिया, खासकर अफ्रीका के संदर्भ में, जहां यूरोपीय शक्तियों ने ये तर्क दिया कि अफ्रीकी लोग स्वाभाविक रूप से जनजातीय हैं और वे इस अवस्था से तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि उन्हें जबरदस्ती बेहतर नस्लों के प्रभुत्व वाले समाजों में एकीकृत न किया जाए। ये औपनिवेशिक शोषण को सही ठहराने का एक तरीका बन गया। बाप रे, तो मतलब जनजाति शब्द का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। बिल्कुल। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में हम जनजाति किसे कहें? स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था, भारत में जीवन यापन के कई तरीके एक साथ मौजूद थे। लोग शिकार संग्रहण भी कर रहे थे, पशुचारण भी कर रहे थे और कृषि भी कर रहे थे। ये उस इलाके की पारिस्थितिकी पर निर्भर करता होगा। हाँ बिल्कुल, उस विशेष क्षेत्र की पारिस्थितिकी इकोनिश क्या करने की अनुमति देती थी, उस पर निर्भर करता था। तो जनजातीय का मतलब हमेशा शिकारी संग्रहकर्ता हो, ये जरूरी नहीं, वे कृषक या पशुपालक भी हो सकते थे। तो फिर राज्य का इन समूहों के साथ कैसा संबंध था? राज्य का, खासकर जो बड़े साम्राज्य बन रहे थे, उनका वनों में रहने वाले या हाशिए पर रहने वाले समूहों के साथ संबंध अक्सर कह सकते हैं असहज था, तनावपूर्ण था। क्यों? क्योंकि राज्य को वन उपज चाहिए होती थी, लकड़ी, हाथी, सेना के लिए, जड़ी बूटियां, खनिज। तो राज्य इन वन क्षेत्रों पर नियंत्रण चाहता था और वहां रहने वाले लोगों को वो अक्सर अपने नियंत्रण में लाना चाहता था या उन्हें खतरे के रूप में देखता था। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, स्रोत अशोक के 13वें शिलालेख का एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं। अशोक का 13वां शिलालेख, वही जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है? हाँ वही। उसी शिलालेख में अशोक अपने साम्राज्य में रहने वाले वनवासी लोगों, आट्विक, को एक चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी? मैं शिलालेख के शब्दों का सार बताती हूँ। स्रोत के अनुसार अशोक कहते हैं, और देवताओं के प्रिय के प्रभुत्व में रहने वाले वनवासी लोग, उनसे भी वह उनके कर्तव्य के संबंध में विनती और उपदेश देते हैं। उन्हें यह समझाया जाता है कि उनके पश्चाताप के बावजूद देवताओं के प्रिय के पास उन्हें उनके अपराधों के लिए दंडित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है, ताकि वे अपने बुरे तरीकों से मुड़ें और अपने अपराधों के लिए मारे न जाएं। ये तो सीधी धमकी है, वो भी अशोक जैसे शासक की तरफ से, जिसे हम धम्म किले जानते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही स्पष्ट और निर्मम चेतावनी है। ये दिखाती है कि साम्राज्य चलाने और संसाधन जुटाने की जरूरतें कितनी कठोर हो सकती हैं। धर्म अपनी जगह है, लेकिन राज्य की शक्ति और व्यवस्था बनाए रखना सर्वोपरि है। इसमें तो आज के दौर के लिए भी बहुत कुछ सोचने को है। हाँ। स्रोत टिप्पणी करते हैं कि ये रवैया, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शक की नजर से देखना, उन्हें बल प्रयोग की धमकी देना, इसमें हमें वर्तमान दृष्टिकोणों से भी कुछ समानताएं दिख सकती हैं। ये एक तरह का अमानवीकरण है। तो फिर अगर जनजाति शब्द इतना समस्याग्रस्त है और आदिवासी या अबरिजिनल भी सटीक नहीं है, तो अकादमिक रूप से इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है? स्रोत इतिहासकार शेरीन रत्नागर का दृष्टिकोण बताते हैं। हाँ, शेरीन रत्नागर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देती हैं। उनका सुझाव है कि जनजाति को स्वदेशी होने के आधार पर नहीं, बल्कि उनके हाशिए पर यानी मार्जिनलाइज्ड होने और उनके विशिष्ट सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखा जा सकता है। सामाजिक संगठन
मतलब उनकी परिभाषा का आधार जातीयता या नस्ल नहीं, बल्कि समाज का ढांचा कैसा है ये होना चाहिए। उनके अनुसार जनजातीय समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं। क्या है वो विशेषताएं? जिनमें जाति जैसा कठोर सामाजिक पदानुक्रम नहीं होता, समानता पर ज्यादा जोर होता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधना जैसे कृषि भूमि, जंगल, चारागाह, जल स्रोत, इन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का संयुक्त स्वामित्व, जॉइंट ओनरशिप होता है। समुदाय का हक होता है। हाँ। तीसरा, परिवार को जमीन पर अधिकार या उसे इस्तेमाल करने का हक इसलिए मिलता है क्योंकि वो उस जनजाति का सदस्य है, जन्म के आधार पर, और किसी भी सदस्य को संसाधनों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाता। चौथा, कोई भी सदस्य अपनी जमीन या संसाधन का हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेच नहीं सकता या हमेशा के लिए दे नहीं सकता, वो समुदाय की संपत्ति है। अच्छा, निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट नहीं होता उस तरह। हाँ, यही मुख्य अंतर है। पांचवां, हालांकि समाज में पूरी तरह समानता शायद ना हो, कुछ स्तरीकरण हो सकता है, लेकिन वो सम्मान, अधिकार और पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी के जटिल ताने बाने पर आधारित होता है, ना कि सिर्फ धन या संपत्ति के स्वामित्व पर। ठीक है। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण बात, जनजातीय कार्यकाल, ट्राइबल टेन्योर, संयुक्त कार्यकाल है। ये भूमि में निजी संपत्ति के विचार से गुणात्मक रूप से भिन्न है। जनजातीय संस्कृतियां अपने प्राकृतिक संसाधनों को आमतौर पर बेचने, खरीदने की चीज यानी वस्तु, कमोडिटीज नहीं बनाती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, संसाधनों को कमोडिटी ना समझना। बिल्कुल। तो संक्षेप में रत्नागर के अनुसार जनजातीय शब्द उन समाजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहां व्यक्तिगत अधिकार समुदाय के अधिकारों में निहित थे, जहां उत्पादन मुख्य रूप से अपने उपभोग के लिए होता था, न कि बाजार के लिए मुनाफा कमाने के लिए, और जहां अधिकार तो था लेकिन दमनकारी शक्ति का वैसा केंद्रीकरण नहीं था जैसा राज्यों में होता है। ये परिभाषा तो काफी स्पष्ट और उपयोगी लगती है, लेकिन फिर वही मूल सवाल वापस आता है कि क्या प्रारंभिक बौद्ध धर्म और इस तरह के जनजातीय समाजों के बीच कोई संबंध था? क्या चैत्य या विहारों के निर्माण में उनका कोई योगदान था, या क्या बौद्ध भिक्षु इन समाजों में गए? यही $1 मिलियन का सवाल है, और स्रोत यहाँ बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। मतलब ये कि इस तरह का समाज, जैसा रत्नागर ने परिभाषित किया, वो उपमहाद्वीप के प्रारंभिक इतिहास में कहाँ और कितना प्रचलित था, ये कहना ही मुश्किल है। और फिर क्या हम चैत्य विहारों के प्रसार और इन जनजातीय दुनियाओं के बीच किसी तरह के संबंध का अनुमान लगा सकते हैं? क्या कोई संपर्क था? अगर था तो कैसा था? सहयोग का, तनाव का या अनदेखी का? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अभी और बहुत शोध की आवश्यकता है। स्रोत इन्हें एक तरह से भविष्य के शोध के लिए खुले छोड़ देते हैं। तो मतलब बौद्ध धर्म का फैलाव मुख्य रूप से व्यापार मार्गों और शहरी केंद्रों के जरिए हुआ, और जनजातीय क्षेत्रों के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा था, ये अभी धुंधला है। हाँ, मोटे तौर पर यही तस्वीर उभरती है। तो इस पूरी यूनिट 9 की चर्चा का अगर हम सार निकालें तो क्या कहेंगे? संक्षेप में यूनिट 9 हमें बौद्ध धर्म के विकास की एक यात्रा दिखाती है। ये शुरू हुआ एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिगामी ब्राह्मणवादी विचारधारा और बंद वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ एक आवाज के तौर पर। फिर ये एक संगठित धर्म बना जिसके अपने सिद्धांत थे, अपना संघ था। इसे नए उभरते वर्गों, खासकर व्यापारियों और कारीगरों, और फिर शक्तिशाली शासकों जैसे अशोक का संरक्षण मिला। इसी संरक्षण और समर्थन से चैत्य और विहार जैसी भव्य स्थापत्य कला विकसित हुई। व्यापार मार्गों के विस्तार और शाही नीतियों ने इसके प्रसार में जबरदस्त भूमिका निभाई, इसे भारत से बाहर भी पहुंचाया। और पतन के बीच भी इसी में थे? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि शायद संरक्षण की इसी प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता में ही इसके पतन के बीज भी छिपे थे। और अंत में यूनिट हमें जनजाति की जटिल अवधारणा से भी परिचित कराती है। राज्य और वनवासियों के तनावपूर्ण संबंधों की झलक दिखाती है, और ये सवाल उठाती है कि इस पूरी कहानी में इन हाशिए के समूहों का स्थान क्या था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी पूरी तरह मिलना बाकी है। बिल्कुल। यूनिट में अंत में एक शब्दावली भी दी गई है जिसमें शुद्धता और संदूषण, प्योरिटी एंड कंटेमिनेशन,
की अवधारणा को समझाया गया है। हाँ, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा का एक बहुत ही केंद्रीय तत्व है। ये विचार कि कुछ लोग, कुछ वस्तुएं, कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से शुद्ध होते हैं और दूसरे अशुद्ध या संदूषित, और इनके बीच संपर्क से बचना चाहिए। फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमॉन्ट जैसे विद्वानों का तो मानना है कि शुद्धता और अपवित्रता का यही द्विभाजन, बाइनरी ऑपोजिशन, भारत में जाति व्यवस्था के निर्माण और उसके बने रहने के मूल में है। ये सामाजिक दूरी और पदानुक्रम हिरॉर्की बनाता है। और बौद्ध धर्म ने इसी अवधारणा को चुनौती दी थी। हाँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने जन्म आधारित शुद्धता अशुद्धता के विचार को अस्वीकार किया और कर्म आधारित नैतिकता पर जोर दिया। समझ गया। और अंत में श्रोताओं के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न भी हैं, हम उन्हें दोहरा देते हैं। हाँ, जरूर। पहला प्रश्न है, चैत्यों और विहारों के स्थान पर टिप्पणी करें। कमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द चैत्याज एंड द विहाराज, यानी वो कहाँ बनाए जाते थे और उस लोकेशन का क्या महत्व था। जी। दूसरा प्रश्न, जनजाति क्या है? इसमें विभिन्न परिभाषाओं, जटिलताओं और शरीन रत्नागर के दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। बिल्कुल। और तीसरा प्रश्न, क्या हम चैत्यों और जनजातीय दुनिया के बीच किसी संबंध का अनुमान लगा सकते हैं? यहाँ साक्ष्यों की कमी और जो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं उन पर सोचना होगा। हाँ, ये प्रश्न इस यूनिट की समझ को और गहरा करने में यकीनन मदद करेंगे। बिल्कुल। तो ये थी यूनिट 9 की हमारी काफी विस्तृत और मुझे लगता है बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा। चलिए अब जो मुख्य निष्कर्ष निकले हैं, जो की टेक अवेज हैं, उन्हें एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। तो मुख्य बातें ये हैं। पहली बात, बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और सामाजिक जड़ता की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इसने नैतिक आचरण और इच्छाओं के त्याग पर जोर दिया, जिसका आधार थे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ठीक। दूसरी बात, ये जल्द ही एक संगठित संघ आधारित धर्म बन गया। इसे व्यापारियों, शिल्पकारों और शासकों, विशेष रूप से सम्राट अशोक का व्यापक संरक्षण मिला। इसी संरक्षण के फलस्वरूप चैत्य, पूजा स्थल और विहार, मठ जैसी विशिष्ट स्थापत्य संरचनाएं विकसित हुईं। तीसरी बात, अशोक के व्यक्तिगत प्रयासों, उनके धम्म प्रचार और साथ ही उस युग में बढ़ते व्यापार मार्गों जैसे दक्षिणापथ और शहरीकरण ने बौद्ध धर्म को न केवल पूरे भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही। इसीलिए हम देखते हैं कि अधिकांश बौद्ध मठ रणनीतिक रूप से व्यापार मार्गों और शहरी केंद्रों के पास थे। सही। चौथी बात, जनजातीय शब्द एक जटिल और समस्याग्रस्त अवधारणा है। इसे किसी एक परिभाषा में बांधना मुश्किल है। अकादमिक परिभाषा के अनुसार जनजातीय समाज अक्सर जाति विहीन संरचना, संसाधनों पर संयुक्त स्वामित्व और मुख्य रूप से उपभोग आधारित उत्पादन द्वारा पहचाने जाते हैं। ओके। और पांचवी बात, प्रारंभिक बौद्ध धर्म और समकालीन जनजातीय समूहों के बीच क्या और कैसा संबंध था, ये स्पष्ट नहीं है। इस विषय पर और अधिक शोध की आवश्यकता है, खासकर जब हम मौर्य जैसे राज्यों के वनवासियों के प्रति कठोर दृष्टिकोण, जैसा अशोक के शिलालेख में दिखता है, को ध्यान में रखते हैं। बहुत बढ़िया सारांश। ये सच में एक डीप डाइव, एक गहरी चर्चा थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को, और खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इससे बहुत लाभ मिला होगा। उम्मीद तो यही है। देखिए, इस यूनिट की गहरी समझ न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और राज्य की जो जटिलताएं हैं, जो न्यूएंसेस हैं, उन्हें समझने का एक नया दृष्टिकोण भी देती है। ये सिर्फ तथ्य याद करना नहीं है, ये सोचने का एक तरीका विकसित करना है। बिल्कुल सही कहा। इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं होती, वो हमें वर्तमान को समझने और भविष्य के बारे में सोचने की दृष्टि भी देता है। तो श्रोताओं से यही कहना है कि अगर आपको हमारी ये विस्तृत चर्चा, ये गहरी पड़ताल पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथी उम्मीदवारों या इतिहास में रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। जी। आपके कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, या आप किसी बात से असहमत हो, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं जवाब देने की। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप ऐसे ही गहन विश्लेषण वाले एपिसोड्स और देखना सुनना चाहते हैं, तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि कोई भी नया एपिसोड आने पर आपको पता चल जाए। और मेरा सुझाव रहेगा कि इस चर्चा को शायद 1-2 बार और सुने। पहली बार में शायद सारी बातें पकड़ में ना आए, दोबारा सुनने से कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होंगे।
हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है। रेपिटिशन इज की। और एक अंतिम विचार जो एक्सपर्ट स्पीकर ने पहले भी उठाया था, उस पर हम श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। कौन सा? वही कि जिस तरह अशोक के शिलालेख वनवासियों के प्रति राज्य की शक्ति और एक तरह की चेतावनी को दर्शाते हैं, क्या आज भी हमें विकास, राष्ट्रीय हित या सुरक्षा के नाम पर हाशिए पर मौजूद समुदायों के साथ इसी तरह का शक्ति असंतुलन और संवादहीनता कभी-कभी दिखाई देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इतिहास हमें आईना दिखाता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज के लिए अब इजाजत चाहेंगे। जल्द मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।